जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमपी आंगनवाड़ी नई सीधी भर्ती 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर गाइस आपको लास्ट डेट अपडेट के चलते फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो भर्ती आपकी निकाली हुई है 19,503 पोस्ट पर, इसको फिल करने की आपकी लास्ट डेट 4 जुलाई 2025 है, यानी कि आपके पास सिर्फ एक ही दिन बचा है। कल इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए, फॉर्म को फिल कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर आपको मौका नहीं मिलेगा और फिर इसके बाद में ये भी नहीं पता कि ये वैकेंसी कब जाकर के दोबारा आएगी। इसलिए आप इसको अपने हाथ से मौके को जाने मत दीजिए और जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को देखते हुए बिना किसी मिस्टेक के अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी बहुत ही अच्छे से बताई जाएगी, चाहे वह आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जानकारी हो, चाहे क्वालिफिकेशन की, चाहे कास्ट की, अच्छे से सभी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएगी पेमेंट तक। तो वीडियो को पूरा देखना है। और गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 19,503 पोस्ट पर निकाली है। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन आपका सिर्फ इसमें मेरिट के आधार पर किया जाएगा, कोई एग्जाम कोई इंटरव्यू नहीं होगा। सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 100 रुपये फीस पे करनी है और साथ ही जो 18 रुपये जीएसटी वो भी देनी होगी, यानी कि टोटल 118 रुपये आपको फीस के रूप में देने होंगे। एंड वैकेंसी की बात करें तो आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 2027 है और आंगनवाड़ी असिस्टेंट यानी कि आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 17,477 वैकेंसी निकाली गई है। किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी, उसकी जानकारी आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं। फिर गाइज इसमें आपका एक सवाल रहता है कि क्या इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो जी नहीं, इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। अन्य स्टेट तो छोड़ो, इसमें आप लोग जिस विलेज के हैं या फिर जिस वार्ड के हैं आपको अपने ही वार्ड में या फिर अपने ही विलेज में अप्लाई करना होगा। आप किसी अन्य वार्ड या अन्य विलेज में अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं तो आप इसमें आगे चल करके प्रॉब्लम फेस करेंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर जाएगा। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि आप जिस विलेज से बिलोंग करते हैं अगर उस विलेज के अंदर आपकी वैकेंसी है तो आप अप्लाई करिए, अन्यथा आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसी प्रकार से आप जिस भी वार्ड में हैं और उस वार्ड में अगर वैकेंसी है, जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे वहीं पर आपको विकल्प देखने को मिल जाएंगे, तो आपको उसी वार्ड में अप्लाई करना होगा। एज लिमिट 18 से 35 साल के बीच रखी गई है और ये सभी इन्फॉर्मेशन आपने चेक कर लिया। अब चेक करने के बाद में आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन होम पेज लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सभी चीज़ें अवेलेबल करा दी गई है, यानी कि अगर आप यहाँ से इसका नोटिफिकेशन रीड करना चाहे, डाउनलोड करना चाहे तो वो सब कर सकते हैं। अभी आपको डायरेक्टली इसमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद है तो ऑनलाइन आवेदन, इसके सामने जो अप्लाई है उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेंबर एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर बोला है कि मेंबर एग्रीगेट आईडी इज मैंडेटरी टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आप सभी के पास जो कि इसमें अप्लाई करना चाहता है उसके पास मेंबर एग्रीगेट आईडी होना अनिवार्य है, बिना इसके आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और गाइज अगर आपका इस मेंबर आईडी में जो डिटेल्स है आपकी वो गलत है तो उसको आप पहले ही सही करा लीजिए, क्योंकि जो आपका नाम है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहीं से आपकी फैच की जाएगी। तो इसलिए जो मेंबर एग्रीगेट आईडी है और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगर आपके पास ये नहीं है आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, आपको पहले इसको बनवाना होगा, तभी आप यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। अब गाइज मैं आपको जो आगे की जानकारी देने वाला हूँ इस फॉर्म को भरने की, वो मैं आपको एक अन्य वीडियो से दे रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में, क्योंकि गाइज मेरे पास ना तो समग्र आईडी है जो यहाँ पर आपसे मांगी है और ना ही मैं एमपी का निवासी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ये जो फॉर्म है अपनी डिटेल से नहीं फिल कर सकता और इसलिए ये वीडियो आपको एक अन्य वीडियो के माध्यम से आगे कंटिन्यू करके दी जा रही है। तो अगर आपको कोई सवाल डाउट रह जाए आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। तो जैसे ही आप यहाँ पर समग्र आईडी डाल करके खोजे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल्स फैच कर ली जाएगी और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको सदस्य समग्र आईडी, आवेदिका का नाम और आवेदिका के पिता या फिर पति का नाम देखने को मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगी। और अगर आपकी एज 18 से कम हुई या 35 से ज़्यादा हुई तो आप आगे भी नहीं पढ़ पाएंगे और फीमेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन कुछ तो फैच कर ली जाएगी और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी होगी। कौन कौन सी वो आप समझ लीजिए। तो आपको यहाँ पर बताना होगा वैवाहिक स्थिति, तो आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट के सेक्शन के ऊपर क्लिक करके बताना है कि आप शादीशुदा है या फिर आप अनमैरिड है। तो जो भी है स्टेटस आपका वो आप यहाँ पर चुने के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी विकल्प आपके सामने हैं, तो इनमें से जो भी विकल्प आपके ऊपर लागू होता है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद यहाँ पर आपके सामने अन्य इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे कि आप देखेंगे पद हेतु आवेदन। तो संभाग आपका यानी कि आपका जो जिला है वो कौन सा है, संभाग आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर उसका जिला यानी कि पहले संभाग और उसके बाद में जिला। तो आप यहाँ पर पहले आपका संभाग सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका संभाग पड़ता है, और फिर उसके बाद आप जिला सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आपकी जो परियोजना है वो कौन सी लगती है वो परियोजना सेलेक्ट करेंगे। आपका सेक्टर कौन सा है वो सेक्टर आपको यहाँ पर इसमें से लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है। आपको सभी उस परियोजना के सेक्टर इस लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे जो परियोजना आपने सिलेक्ट की है। अब जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने आएगा आंगनवाड़ी केंद्र। तो उस सेक्टर में कौन कौन से आंगनवाड़ी केंद्र लगते हैं वो आंगनवाड़ी केंद्र आपको देखने को मिलेंगे, और इनमें से आपका आंगनवाड़ी केंद्र कौन सा है, आपके ग्राम या फिर आपके वार्ड का। गाइज मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आप आपके वार्ड में अप्लाई ना करके, आपके ग्राम के अंदर अप्लाई ना करके किसी और में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। आपको यहाँ पर बोला भी है कि क्या आप मध्य प्रदेश, इसलिए इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको वही सिलेक्ट करना है। आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में जो आपका वार्ड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आता है आवेदन करने हेतु पद, कौन से पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है आंगनवाड़ी सहायिका का। अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर पर भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, या फिर आपके केंद्र के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र जो है या फिर आपका जो वार्ड है उसके अंदर आंगनवाड़ी वर्कर की वैकेंसी अगर अवेलेबल हुई तो आपको यहाँ पर दोनों पोस्ट के विकल्प देखने को मिलेंगे। और अगर आपकी जो वार्ड है उसमें एक ही पोस्ट का विकल्प है तो आपको यहाँ पर एक ही विकल्प देखने को मिलेगा। फिर सवाल आएगा कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी के साथ आंगनवाड़ी केंद्र के ग्राम शहरी क्षेत्र के विज्ञापित वार्ड के निवासी है। तो ये वही सवाल है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि जिस भी वार्ड या फिर जिस भी ग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं क्या आप उसी के निवासी है, तो आपको यहाँ पर हाँ कर देना है। नहीं करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें जरा सी भी मिस्टेक मत करना। अब इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर आपको मूल निवास से संबंधित जानकारी देनी है। तो मूल निवास से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर चुने के ऊपर क्लिक करके बताना कि किसके माध्यम से आप वेरीफाई कराना चाहते हैं कि आप वहीं के हैं, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर राजस्व विभाग से निवास प्रमाण पत्र। तो इनमें से कोई भी एक माध्यम सेलेक्ट आप कर सकते हैं। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर मूल निवास के लिए चयन किए गए दस्तावेज का क्रमांक, जो भी आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है उसकी फाइल, उसका जो नंबर है आपको यहाँ पर बताना है। राशन कार्ड है तो राशन कार्ड का नंबर, वोटर आईडी सेलेक्ट किया तो वोटर आईडी का, और अगर आपने डोमिसाइल सेलेक्ट किया निवास प्रमाण पत्र तो उसका नंबर आप डाल देंगे। फिर सवाल है कि क्या आप या आपके पिता, पति, माता का नाम आंगनवाड़ी केंद्र के ग्राम शहरी क्षेत्र के संबंधित वार्ड की बीपीएल सूची पात्रता पर्ची में सम्मिलित है। तो यहाँ पर बताना कि आप खुद का, आपके खुद का नाम है या फिर पिता माता या फिर नहीं। तो आपको बेसिकली इसमें बहुत ही सावधानी से आंसर करना है। एक बार फिर से मैं आपको सवाल पढ़ करके दिखाता हूं कि क्या आपका या आपके पति या फिर पिता या फिर माता का नाम आंगनवाड़ी केंद्र के ग्राम शहरी क्षेत्र के संबंधित वार्ड की बीपीएल सूची पात्रता पर्ची में सम्मिलित है। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन अभी आपने भरी है तो क्या आपका नाम या फिर आपके पिता का या आपके माता का या फिर यहाँ पर पति का भी ऑप्शन है। तो इनमें से अगर किसी का भी है तो आपको बताना है। अगर खुद का है तो हम सेलेक्ट कर ले, पिता, माता, पति का है तो ये, अगर नहीं तो नहीं करेंगे तो फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि फिर आपको वहाँ का निवासी नहीं माना जाएगा। तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग। फिर है क्या आपका या आपके पिता, पति का नाम आंगनवाड़ी केंद्र के ग्राम शहरी क्षेत्र के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित है। तो इसमें भी आपको सेम तरीके से आंसर करना है। अगर है तो आपको बताना है स्वयं का है या फिर अन्य किसी का है, अगर नहीं तो नहीं, और अगर है तो आपको यहाँ पर जो उसकी डिटेल्स है वो देनी होगी। अगर आप इसमें भी नहीं करते तो आता है कि अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसील द्वारा जारी स्थानीय निवास का प्रमाण पत्र क्रमांक। यानी कि गाइज अगर आप इन दोनों ऑप्शन में नहीं करते हैं तो आपने अगर यहाँ पर मूल निवास से संबंधित जानकारी में जो निवास प्रमाण पत्र है उसका माध्यम सेलेक्ट किया है तो फिर आप इन दो ऑप्शन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली अपना जो निवास प्रमाण पत्र है उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। पर गाइज अगर आपने राजस्व विभाग से ये वाला ऑप्शन में निवास प्रमाण पत्र न सेलेक्ट करके वोटर आई डी कार्ड या फिर राशन कार्ड सेलेक्ट किया है तो फिर आपको इन दो ऑप्शन में यस करना होगा, बताना होगा कि मेरा नाम है या फिर माता का या फिर पिता का। और अगर
आप यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र सिलेक्ट किए हो कि हाँ मेरे पास निवास प्रमाण पत्र है, तो फिर तो चाहे तो आप इन दोनों ऑप्शन में नहीं कर सकते, कोई भी इशू नहीं आएगा। पर अगर इनमें भी आपका नाम है और आप निवास प्रमाण पत्र के माध्यम से अपनी जो निवास है वो प्रमाणित कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर दोनों में नहीं सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में यहाँ पर अनुभागीय अधिकारी राजस्व तहसीलदार या नायब तहसील द्वारा जारी जो आपका स्थानीय निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक है वो आपको देना होगा, और किस डेट में आपका निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो डेट भी आपको बता देनी होगी। इसके बाद नीचे आप देखेंगे पूर्ण पता मूल निवास से संबंधित जानकारी से अनुसार भरे, यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसके अकॉर्डिंग आपको ये पूर्ण पता भरना होगा। तो पहले आप आपका जिला सेलेक्ट करेंगे कि आपका जिला कौन सा है, उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से, यानी कि तहसील सेलेक्ट करनी होगी, फिर ब्लॉक, फिर आपका ग्राम या फिर नगर, उसके बाद में वार्ड और फिर आपका पिन कोड, फिर आपका मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर डाल देंगे। नीचे आएगा शैक्षिक योग्यता, तो 12वीं पास इसमें होना आपका अनिवार्य है। आप 12वीं में जो अनुक्रमांक है उसमें आपका 12वीं का रोल नंबर डालेंगे और किस साल के अंदर आपने 12वीं पास की थी उत्तीर्ण वर्ष के अंदर लिख देंगे। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनके नंबर CGPA के अंदर है, तो आप वो कैसे भरेंगे, तो उनको अपनी CGPA को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना होगा और फिर यहाँ पर अपनी परसेंटेज लिखनी होगी। फिर एक सवाल है कि क्या आवेदिका स्नातक या स्नातक से उच्च डिग्री में उत्तीर्ण है, यानी कि कैंडिडेट ने क्या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो आप नहीं करेंगे। उसके बाद आप इस घोषणा के ऊपर टिक कर देंगे और ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर डालेंगे और आगे बढ़े इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से आपके सामने जानकारी आएगी, जो भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी होगी। और फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे प्रमाण पत्र संलग्न, यानी कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो आवेदिका फोटो, यानी कि आपका जो आवेदिका है उनका फोटो देना होगा। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। साइज यहाँ पर 300 KB न्यूनतम और 200 KB 30 KB न्यूनतम और 200 KB अधिकतम, यानी कि 30 से लेकर के 200 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आपको फोटो लेना है और वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगर आपके फोटो का साइज ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको कैसे कम करेंगे, आपको गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज रिड्यूसर। तो आप यहाँ पर इस तरह से सर्च करिएगा। ये सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पर ये वाली वेबसाइट ओपन करनी होगी जो कि मैं आपके सामने किया हूँ। फिर सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है और जो आपका फ़ोटो है वो फ़ोटो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में अगर उसका साइज़ 300 ज़्यादा हो रहा है या फिर जो भी हो रहा है, आपको यहाँ पर इसमें 250 इस तरह से कर लेना है और रिड्यूस साइज़ के ऊपर क्लिक करना है। ये फाइल आपकी दिए गए साइज़ के अंदर बन जाएगी और इसकी क्वालिटी भी लूज नहीं होगी। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर उस फाइल को चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करके अपलोड करके ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। फिर है मूल निवास से संबंधित जानकारी। अब आपको यहाँ पर मूल निवास से संबंधित जानकारी देनी है, यानी कि आपको यहाँ पर उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG या फिर PDF, यानी कि इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो कोई एक चीज़ आप यहाँ पर दे दीजिएगा। अब इसके बाद में आप उसको अपलोड कर देंगे। फिर आपको 12वीं प्रमाण पत्र यानी कि 12वीं का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन के ऑप्शन में हाँ किया कि मेरे पास या फिर कैंडिडेट के पास 12वीं से ज़्यादा उत्तीर्ण कोई क्वालिफिकेशन है, तो आपको स्नातक प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। साथ ही जाति प्रमाण पत्र, तो अगर आप SC ST OBC है तो आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो जिन डॉक्यूमेंट के सामने ये रेड में स्टार आइकन लगा हुआ है, ये अपलोड करना, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना उनको उस कैंडिडेट के लिए अनिवार्य रहेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स सभी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं और उन सभी डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल है वो अपलोड कर देनी है। फिर जो यहाँ पर आपका शुल्क है वो 100 है, प्लस उस पर 18 रुपये GST लग रही है। उसके बाद में जैसे आप ये पेमेंट देखेंगे, आपको यहाँ पर भुगतान करें इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज आएगा। आप यहाँ पर पे यूजिंग MP ऑनलाइन कियोस्क या फिर पे यूजिंग Paytm QR कोड, इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके अपनी फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी माध्यम सेलेक्ट कर लेंगे तो देखेंगे यूजर ID और फिर री एंटर पासवर्ड, आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड डालना है। कन्फर्म पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद गाइज आप देखेंगे कि आपका जो पेमेंट है वो इस तरह से हो जाएगा और आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे और इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट फिल हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर कोई इशू फेस करते हैं, आप अपने फॉर्म का जो प्रिंट है वो नहीं ले पाते, तो जहां से आपने अप्लाई करना शुरू किया था आप यहां पर आएंगे, रसीद द्वितीय प्रति, आप यहां पर दोबारा से अपनी फॉर्म की रसीद ले सकते हैं। अप्लाई के सेक्शन पर जाकर के आवेदन न किए गए आवेदन का भुगतान न किए गए आवेदन का भुगतान, यानी कि अगर आपने फॉर्म की जो फीस जमा नहीं किया और आप उससे पहले उसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस सेक्शन पर आकर के अप्लाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी डिटेल्स का इस्तेमाल करके, जैसे कि आवेदन क्रमांक जो कि आपको अभी इसमें अप्लाई करने के बाद में मिला है
और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी या फिर डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक कैप्चा कोड और विवरण देखिए के ऊपर क्लिक करके आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।